हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की क्विक रिवीजन और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, तो वो वस्तु जो है वो पदार्थ कहलाएगी। कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उसमें थोड़ा या ज्यादा कितना भी उसमें भार हो सकता है, तो वो पदार्थ होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है। दूसरा है, जो कण है, पदार्थ के कण हैं, वो निरंतर गतिशील होते हैं। मीन्स कि वो मोशन में होते हैं, लगातार वो मूव करते हैं। और कोई भी वस्तु जो गतिशील है तो उससे उसमें होती है गतिज ऊर्जा। तो कणों के पास भी कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हो गया उनके बीच का आकर्षण बल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए हमने गर्म किया, या फिर जैसे कि गर्मियों में तापमान वैसे ही अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जो कण हैं वो उनकी गति बढ़ जाती है, वो ज्यादा गतिशील हो जाते हैं, तो उससे फिर उनकी गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। तो बच्चे, आप देखेंगे कि जो ये कणों की विशेषताएं हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके इसके अंदर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही सब रीजन यूज होंगे। तो आपने ध्यान से इनको पढ़ना है। तो अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। अगला देखते हैं, अवस्था परिवर्तन। अब सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है, पदार्थ की 3 मेन जो अवस्थाएं हैं वो आप सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि क्या हम पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदल सकते हैं? ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदला जा सकता है ऐसे? तो इसका उत्तर है हाँ, हम पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में बदल सकते हैं। और कैसे बदलेंगे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है तापमान, या फिर आप गर्म करने से भी कह सकते हैं। गर्म करना या तापमान देना, उससे क्या होगा, एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ इसको इस चित्र के माध्यम से शो किया है। ठोस अवस्था है, तीर के ऊपर मैंने लिखा है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब यहाँ तापमान से है। तो ठोस पदार्थ को जब ऊष्मा मिलेगी तो उससे वो द्रव में बदल रहा है। द्रव को ऊष्मा मिलेगी तो वो गैस, या फिर गैस को हम वाष्प भी बोल सकते हैं, उसमें बदल रहा है। रिवर्स भी हो सकता है। गैसेस से वापस द्रव कब बन सकते हैं? जब गैसेस के कणों के बीच में दाब बढ़ जाए। या द्रव से वापस ठोस कब बन जाएगा? जब द्रव जो है वो जम जाए तो वो ठोस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। चलिए एक उदाहरण बता रही हूं, बहुत सिंपल सा। आप सभी ने देखा है जैसे कि बर्फ है। बर्फ क्या है? ठोस रूप है। बर्फ जब थोड़ा सा तापमान मिलता है तो पिघलना शुरू हो जाती है, तो पानी बन जाता है उसका, वो हो जाता है द्रव। अब मान लीजिए जल है, वो द्रव हो गया, तो हम उसको गर्म कर रहे हैं। ज्यादा गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उबलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब उसमें क्या बन रहे हैं, उसके वाष्प बन रहे हैं। तो इस तरीके से पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे में बदल सकती हैं। चलिए, पहला है गलनांक, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है। तो अभी तापमान की बात कर रहे हैं हम। जिस तापमान पर ठोस अवस्था द्रव में बदल जाएगी वो तापमान कहलाएगा उसका गलनांक। अगला है क्वथनांक, जिस तापमान पर द्रव अवस्था गैस में बदल जाए वो कहलाता है उसका क्वथनांक।
अगली एक परिभाषा है उर्ध्वपातन। तो इसमें देखते हैं क्या है, ठोस का सीधे गैस में बदलना। यहां इस चीज को नोट कीजिए आप कि जो ठोस अवस्था है वो सीधे गैस अवस्था में बदल रही है, बीच की द्रव अवस्था नहीं आएगी। उदाहरण से बताती हूं मैं आपको। जैसे आपने सभी ने नेप्थलीन या कपूर की गोलियां देखी हैं, तो कपूर या नेप्थलीन की गोलियों को अगर हम कुछ समय के लिए खुला ऐसे ही रख दें तो उसमें से वो गैस बन के उड़ना शुरू हो जाता है, और कुछ समय पश्चात देखेंगे तो हो सकता है कि वो वहां से गायब भी हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, बीच की जो द्रव अवस्था है वो उसमें नहीं आती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उर्ध्वपातन। अगला है, अब तापमान को किन इकाइयों में मापा जाता है? तो उसके लिए दो इकाइयां यहां मैंने लिखी हैं। एक लिखा है सेल्सियस और दूसरा लिखा है केल्विन। सेल्सियस को यहां डिग्री सेल्सियस सी से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं और केल्विन को हम के से लिख सकते हैं। अब तापमान की ये जो दोनों इकाइयां हैं, क्या हम इनको आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं? मान लीजिए अगर हमें तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम उसको केल्विन में बदल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 273 उसमें जमा करना है, ऐड करना है। जो भी तापमान की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर देंगे। उदाहरण देखिए, तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस और हमने केल्विन में बदलना है, तो हमने क्या किया? 25 में 273 ऐड कर दिया, तो उत्तर कितना आएगा? 298 केल्विन। अब पीछे इकाई क्या बनेगी? केल्विन। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी बदलना है, तो फिर क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। अब तो उदाहरण है, मान लीजिए तापमान था 300 केल्विन, हमें उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हमने 300 में से 273 को माइनस कर दिया, तो उत्तर कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस को बदल सकते हैं एक दूसरे में। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे वाष्पीकरण। आप अपनी लोअर क्लासेस से 7th में, इनफैक्ट 8th में आपने वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विज्ञान में पढ़ा है। तो वाष्पीकरण जो है वो क्या होता है? जिस प्रक्रिया में जो जल होता है वो वाष्प या भाप में बदल जाता है। तो इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? जैसे कि जल चक्र का एक टॉपिक होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि गर्मियों में जो नदियां हैं या तालाब हैं उनमें से पानी जो है वो बहुत कम हो जाता है या सूख भी जाता है अधिक गर्मी में। तो कैसे हुआ? वो तापमान से वो सारा पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, उसी को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण से संबंधित कुछ इसमें फैक्ट्स देखते हैं हम कि क्या हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। दूसरा है, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र का मतलब एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वाष्पीकरण की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब यहां से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्यादा बेटर कब समझेंगे? तो हम डिस्कस करेंगे इनको क्वेश्चंस में। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखेंगे कि जो हमने कणों की विशेषताएं पढ़ी वो, और जो हम यहाँ पे वाष्पीकरण के जो फैक्टर्स ये पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही रीजन जो है वो यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। पहला क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध दूर तक पहुंच जाती है। आपने सभी ने नोट किया है कि जो अगरबत्ती है अगर कुछ दूरी पे किसी ने चलाई है तो हम अगर बहुत दूर बैठे हैं तब भी हमें उसकी सुगंध आ जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए क्या गुण यूज होगा इसमें। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि पदार्थ के कण जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो गतिशील होते हैं। तो बहुत जल्दी क्या होगा? वायु में वो इधर उधर फैल जाएंगे। वायु क्या है? एक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और गैसों में जो है वो बहुत जल्दी ये कण जो है इधर उधर फैल जाएंगे, तो इसलिए हमें उसकी सुगंध दूर तक भी आ जाएगी। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है इत्र की सुगंध। इत्र मतलब परफ्यूम जो होता है, तो उसकी सुगंध भी दूर तक आ जाती है। या कुछ अच्छा लजीज खाना बना है जिसकी अब हमें महसूस होती है कि अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा खाना बना है, तो वो सभी जो कारण हैं वो यही हैं
कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और बहुत जल्दी वायु में इधर उधर फैल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक या चीनी पानी में क्यों घुल जाते हैं? तो फिर से बड़ा सिंपल पॉइंट है जो हम नोट करते हैं कि पानी में नमक या चीनी कुछ ऐसी चीज जब हम घोलते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य में खाली स्थान होता है। तो उन खाली स्थान में, जो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान है, दूसरे कण उसमें आके अपनी जगह ले लेंगे। तो मान लीजिए पानी था, पानी के जो कण हैं उनके बीच में खाली स्थान होगा, और जब हमने उसमें नमक या चीनी डाली तो उसके कण जो हैं वो उन कणों के बीच में चले जाएंगे, अपनी जगह ले लेंगे, तो फिर वो आसानी से उसमें घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? सभी नोट करते हैं इस बात को, हमें पता है सभी को। तो अब उसका रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। तो घड़े में क्या है, वो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, शायद हम नहीं देख पाते हैं उनको, परंतु क्या देखते हैं हम कि उनमें से, उन छोटे छोटे रंध्रों में से पानी है वो रिसता रहता है, धीरे धीरे रिसता रहता है। तो फिर क्या होगा कि उस पानी का वाष्पीकरण होता रहेगा, वो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा। और फिर अभी हमने ऊपर देखा क्या कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो जब उस पानी का वाष्पीकरण होता रहेगा तो उससे क्या होगा, ठंडक उत्पन्न होगी। तो नेचुरली घड़े का जो पानी है वो क्या होगा, ठंडा लगेगा। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बहुत सिंपल है भाई, हमें पता है गर्मियों में हमें सूती कपड़े डालने चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। तो पसीना ज्यादा आने से सूती कपड़े जो हैं वो हमारे शरीर के पसीने को सोख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उस पसीने का धीरे धीरे वाष्पीकरण होता रहेगा। तो वाष्पीकरण से फिर हमें क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। तो फिर से यहाँ पे वही रीजन यूज हुआ कि वाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म चाय जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है? तो मान लीजिए गर्म चाय या दूध है, हमने कप लिया और एक ले ली प्लेट। तो अब जब हम कप में गरम गरम चाय पियेंगे तो गर्म लगती है ना, जल्दी ठंडी नहीं होती है। पर अगर हम उसको प्लेट में डाल देते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है, हम आसानी से जल्दी पी लेते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है? अब प्लेट जो है वो कप से चौड़ी होती है तो उसका सतह क्षेत्र जो है वो ज्यादा होगा। तो सतह क्षेत्र ज्यादा होने से वाष्पीकरण की दर भी जो है वो स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो जल्दी से वो चाय क्या है वो ठंडी हो जाएगी, तो हम उसको आसानी से पी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में वाहनों के टायरों में बहुत अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए। तो कभी कभी हमने शायद ये नोट किया होगा कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो टायर जो है वो फट जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जब उसमें बहुत ज्यादा हवा भर जाती है तो उससे जो गैस होती है, हवा भरते हैं तो वो गैस ही होती है, तो गैस के कणों के बीच में दाब, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, फिर वो टायर जो है वो क्या है, फट जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा हवा नहीं भरनी चाहिए, कुछ स्थान छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने डिस्कस किए हैं, इन सभी चीजों को, इन सभी पॉइंट्स को आप अपने दैनिक जीवन में नोट करते हैं। तो आई होप आपको इन सभी का रीजन जो है अब पता लग गया होगा। तो लास्ट पे चलिए बच्चे हम कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली गैस, जो रसोई गैस होती है, सिलेंडर्स में जो गैस होती है हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? एलपीजी। एलपीजी को बोलते हैं हम द्रवित पेट्रोलियम गैस, या हम कह सकते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखो, वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस, जो वाहन होते हैं उनमें एक गैस ईंधन के रूप में यूज होती है। ज्यादातर ये चीज हम महानगरों में देखते हैं, वहां पे क्या होता है, वाहन बहुत ज्यादा होते हैं, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो कोई ऐसी गैस जो धुआं ना करे, जो प्रदूषण ना करे, तो वो है सीएनजी। उसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला पॉइंट है शुष्क बर्फ। थोड़ा सोच के अजीब लगता है कि बर्फ और शुष्क ऐसे कैसे हो सकता है।
लेकिन अब ये बर्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो बर्फ नहीं है जो पानी से जमती है। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप जो है वो कहलाती है शुष्क बर्फ। अगला है जल का क्वथनांक। जल जिस तापमान पर उबलना शुरू करता है तो वो तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल के जमने का तापमान भी हमें पता होना चाहिए। जिस तापमान पर जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है वो तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लास्ट पॉइंट है, हमारे शरीर का कितना भाग पानी है? तो हमारे शरीर का जो है वो लगभग 70% भाग जो है वो पानी होता है। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हैं जो आप आपको पता होना चाहिए, और ये सब चीजें जो हैं विज्ञान में रिपीट होती हैं। जैसे जैसे आप कुछ चैप्टर्स आगे करते जाते हैं तो ये चीजें जो है वो रिपीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से फर्स्ट चैप्टर को लर्न करना, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल दीपिका सिंगलास केमिस्ट्रियोलॉजी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ही आसान भाषा में विज्ञान को पढ़ना सीखिए। थैंक यू।